इतने दिनों से एक बयानिया जो खान साहब डेवलप कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बुनियादी वजह है, ये बात इसहाक डार साहब को पता नहीं है? इसहाक डार साहब अपनी दुनिया में रहते हैं। अब तो हालत ये है कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो पैसा बाहर निकाल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स बाहर जा रही हैं, यहाँ तो उल्टी जो गंगा बहना शुरू हो गई है। तरीन साहब, अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू करती है तो कितने दिन आपको लगता है कि लगेंगे, और खुदा ना ख्वास्ता उससे बचने के लिए हमें कितना अरसा और काम करना पड़ेगा? आप जाएं, आप देख तेल लें रूस से, उससे 30-35% का वहाँ से वो आपको एक किस्म डिस्काउंट मिलता है। आप जाएं IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास, इनको कहें जनाबे वाला हमारा ये जो डेट पेमेंट्स हैं ये आप हमें रिस्ट्रक्चर करें, सारी की सारी हमें हेल्प करें इस पे। रूजवेल्ट होटल आपको पता है कि हमारा असासा है अमेरिका के अंदर, उसकी फरोख्त हो चुकी है। क्या उसका बेचना बचा सकता है पाकिस्तान को? अगर इस वक्त रूजवेल्ट को इन्होंने बेच दिया है तो कौम ये डिमांड करती है कि ये ट्रांसपेरेंसी के लिए हमें बताएं किसको बेचा है इन्होंने और किस कीमत पे बेचा है। इसहाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए कमी का ऐलान किया है। ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। हमारा ये ख्याल था कि 20-25 रुपए की जो है वो इनको कमी करनी चाहिए थी, क्योंकि जाहिर है कि जो प्राइसेस थी वो तकरीबन $75-76 पे आ गई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। महंगाई मुकाओ मार्च के नाम पर आने वाली हुकूमत अवाम का रिलीफ खा गई है। अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। यानी पेट्रोल अब 10 रुपये फी लीटर सस्ता मिलेगा, डीजल 7.5 रुपये फी लीटर सस्ता मिलेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त कीमतें इतनी कम हैं कि उसका तमाम तर रिलीफ ट्रांसलेट होकर आम आदमी को, आम सारिफ को मिलना चाहिए। ये वो लोग हैं जब हुकूमत में आने लगे थे तो उन्होंने लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च इसलिए किया था ताकि महंगाई कम की जा सके। उसके ऊपर हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म मौसूफ मियां शहबाज शरीफ साहब ये फरमाते हैं कि तमाम वजारतों को उनके अखराजात कम कर देने चाहिए। अखराजात में कमी की बात होती है लेकिन अपने जाती दौरों के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। चवन लोगों के कॉन्वॉयज को साथ लेकर जाया जाता है। और यह प्रैक्टिस आज से नहीं हो रही, यह प्रैक्टिस उस दिन से हो रही है जिस दिन से यह हुकूमत अवाम के ऊपर मुसल्लत की गई है। अवाम के नाम पर दावे, अवाम के नाम पर वादे, अवाम के नाम पर धोखे, अवाम के नाम पर तमाम तर कर्जे वो सब लिए जाते हैं। लेकिन अवाम को जब देने की बात आती है तो 10 रुपये फी लीटर कमी का ऐलान करके दामन छुड़ाने की बात की जाती है। मुल्क की मईशत इस वक्त तबाही के दहाने पर है। मुल्क इस वक्त इस नोज डाइविंग एज के ऊपर है हमारी इकॉनमी के। अगर इकोनॉमिस्ट से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हम सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि सोचा क्या जा रहा है। और हमारे वफाक के वज़ीर ख़ज़ाना ये कहते हुए सुनाई देते हैं और दिखाई देते हैं कि सियासत को मईशत से अलग रखा जाए। पूरी दुनिया इस एक फैक्टर के ऊपर नज़र रखे हुए है कि आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बुनियादी वजह बनती है। और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आपकी डिफेंस की इंस्टेबिलिटी की भी वजह बन सकती है। ये हम नहीं कहते, ये इकोनॉमिस्ट कहते हैं। उसके बावजूद अगर आपके मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना ये कहने पर मुसर हैं तो वो किस तरह से IMF प्रोग्राम में वापस जा पाएंगे, किस तरह से तमाम कंडीशनैलिटीज को पूरा किया जा सकेगा। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #पॉलिटिकल क्राइसिस, #पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर बराए ख़ज़ाना जनाब शौकत तरीन साहब। आपसे मेरा सवाल यही रहेगा कि अगर हमारी सियासत मईशत के साथ इंटर रिलेटेड नहीं है तो इतने दिनों से एक बयानिया जो खान साहब डेवलप कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की बुनियादी वजह है, ये बात इसहाक डार साहब को पता नहीं है? इसहाक डार साहब अपनी दुनिया में रहते हैं। अगर मुफ्ता इस्माइल साहब की बात पे यकीन नहीं आता तो फिर हमारी बातों पे तो यकीन नहीं करेंगे। वो इसलिए ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वो किस वजह से जुड़ी होती है, इसको ज़रा एनालाइज कर लिया जाए ना। इस तरह खाम खा डिबेट करने में क्या फ़ायदा है।
जी लेकिन जी इकोनॉमिक जो है वेल बीइंग जो होती है वो इन्वेस्टमेंट्स से होती है। इन्वेस्टमेंट्स जो आप करते हैं, आप अपने जो सेविंग्स होती हैं मुल्क के बीच में, उससे आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप बोरो करके करते हैं। दोनों तरफ से जो एक्सटर्नल बोरिंग होती है, इंटरनल बोरिंग होती है, लेकिन आप इन्वेस्ट जब तक नहीं करते इकॉनमी के अंदर, उस वक्त तो इकॉनमी जो है ग्रो नहीं करती। और ये हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब होती है तो इन्वेस्टर डर जाता है, वो कहता है कि यार ये अभी इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो अगर मैं इस वक्त इन्वेस्ट करूं इस मुल्क में, इस इदारे में, तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, तो क्या मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे, क्या मुझे इस पर प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो हाथ खींच लेता है। हमारे यहाँ तो अब वो वक्त आ गया है कि ना सिर्फ कि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जिसके बीच में प्राइवेट सेक्टर भी है, जिसमें हमारे जो बाहर के दोस्त ममालिक भी हैं वो भी एक किस्म से हेजिटेट कर रहे हैं, और हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं, उसके बाद हमारी जो कमर्शियल मार्केट्स हैं, उनमें से पैसा नहीं आ रहा। लेकिन अब तो हालत ये है कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो पैसा बाहर निकाल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स बाहर जा रही हैं, तो यहाँ तो उल्टी जो गंगा बहना शुरू हो गई है। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि डार साहब कैसे कह सकते हैं कि इनको दोनों को अलग रखा जा सकता। अच्छा, अब ये मैंने एक स्टोरी का तज़किरा किया शौकत तरीन साहब, 7 दिसंबर 2022 की स्टोरी है द नेशन की। इसमें कहा गया है कि डिलेज इन एलसीज कुड रिजल्ट इन शॉर्टेज इंक्रीज इन स्टील कॉस्ट इन द कंट्री, और इसको डिफेंस मिनिस्ट्री से जोड़ा गया है। तो हालात इस नहज तक आ गए हैं, ये जराए से खबर है वैसे बाय द वे। देखें और चीज़ें भी देख लेना, आज नंबर्स आए हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ईयर ऑन ईयर जो है वो आपने देखा कि 7.75% नेगेटिव है अक्टूबर में। पूरे मतलब 5 महीनों की जो है वो तकरीबन 3% नेगेटिव है जी। तो 7.5% नेगेटिव है, और मार्च के बीच में ये थी 10.7% पॉजिटिव। 18.5% जो है वो नेगेटिव वेरिएंस हुआ है पिछले ये मतलब 8 महीनों में जी। इसका मतलब ये है कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। इसका मतलब है आप कोई भी उसमें ले लें, टेक्सटाइल को ले लें, 8.5% नेगेटिव है। इसी तरीके से बाकी जितनी भी मेजर जो इंडस्ट्रीज हैं वो नेगेटिव हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो जिस तरह आप कह रहे हैं उसकी क्या वजूहत हैं। वजूहत ये हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ जो उनकी प्रोडक्शन है बढ़ गई है, दूसरा ये है कि उनको एलसीएं नहीं खुल रही, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, तो वो बंद करते हैं। आज कोहिनूर टेक्सटाइल ने कहा मैं बंद कर रहा हूँ कुछ अरसे के लिए अपनी टेक्सटाइल मिल, बिकॉज मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो गई है और मुझे रॉ मटेरियल भी नहीं मिल रहा। तो ये मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो अब होगा, अब ये अब वाइड स्प्रेड होगा। अब इसके अलावा इसकी क्या आगे चीज़ें हम देखेंगे, हम ये देखेंगे कि क्योंकि आप एलसीएं क्यों नहीं खोल रहे, आप एलसीएं इसलिए नहीं खोल रहे कि आपके पास रिजर्व में पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है। तो क्या हो रहा है कि इंटर बैंक को तो इन्होंने ज़बरदस्ती जो आर्टिफिशियली इन्होंने रोका हुआ है उसको, आज मिफ्ता ने भी यही कहा कि आर्टिफिशियली आप चीज़ों को नहीं रोक सकते जी। और वो सही कह रहा है। तो उसको अगर इन्होंने रोका हुआ है तो वो तो 224 पे है, लेकिन इसके बाद एक्सचेंज कंपनीज जो हैं वो 231 से 235 पे मतलब आपको डॉलर दे रही हैं अगर अवेलेबल है जी जी। और हवाला मार्केट 250 से 260 पे है जी जी। ये इससे क्या हो रहा है, इससे और चीज़ें तो हो ही रही हैं, मतलब यह है कि जाहिर है शॉर्टेजेस हैं, लेकिन इससे ये हो रहा है कि आपकी जो रेमिटेंसेस हैं वो डाइवर्ट हो रही हैं हवाले की तरफ। आपने देखा होगा कल एक फिगर आया है कि आपकी रेमिटेंस जो हैं जो 2.5 बिलियन थी पिछले नवंबर में, वो इस नवंबर में 2.1 बिलियन पे आ गई हैं। मतलब एक किस्म में नवंबर टू नवंबर 14% कम हो गई हैं। और ये आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक अगर मजदूर है, बाहर बैठा हुआ वर्कर है, वो पैसे भेजता है $200 से $300 सर, तो उसको अगर 10-12 हज़ार रुपया ज़्यादा मिलना है, अगर वो हवाले के थ्रू आए तो वो क्यों नहीं लेगा वो रास्ता, वो लेगा। तो ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होने वाली हैं इस वक्त। और आप देखेंगे कि हम जो है दलदल में फंसे हुए हैं और फंसते ही चले जा रहे हैं। अब तरीन साहब, अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू करती है तो कितने दिन
मजीद जो है पाकिस्तान के लिए एक मजीद खदशे के लिए, मजीद अबतरी के लिए आपको लगता है कि लगेंगे, और खुदा ना ख्वास्ता उससे बचने के लिए हमें कितना अरसा और काम करना पड़ेगा? नहीं, उसमें जमील साहब अभी मैं आपको बताऊं होगा क्या। अभी इनके पास जब डॉलर नहीं होंगे तो क्या करेंगे? ये इंपोर्ट्स रोक देंगे और रोक देंगे। अब सुना है $4 बिलियन की एलसीए नहीं खुली हुई तो और रोक देंगे। ये उसके जो हमारी जो $60 बिलियन की जो इंपोर्ट्स हैं अभी रन रेट यही है, तो उसको 10-15 बिलियन से और कम कर देंगे और चीज़ों को बंद कर देंगे, ये आने नहीं देंगे। उससे ये होगा कि जो अच्छा वो चीज़ें फिर एक किस्म में इनफॉर्मल तरीके से आना शुरू हो जाएंगी। वही चीज़ें जो हैं उसकी वो महंगी हो जाएंगी जी। और जो है आप पे, मेरे पे, सब पे बोझ बढ़ेगा। तो ये नहीं है कि ये इसका कोई तरीका नहीं है, मतलब कोअर्सिव तरीका नहीं है, ये कोअर्सिव तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप जाएं, आप तेल लें रूस से, उससे 30-35% का वहाँ से वो आपको एक किस्म डिस्काउंट मिलता है। आप जाएं IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास, इनको कहें जनाबे वाला हमारा ये जो डेट पेमेंट्स हैं ये आप हमें रीस्ट्रक्चर करें, सारी की सारी हमें हेल्प करें इस पर। घाना ने अभी किया है, उन्होंने IMF को कहा हमारी रीस्ट्रक्चरिंग करें। जी। आप कहें एक तो रीस्ट्रक्चरिंग करें, दूसरा आप जो हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हैं, आप हमारी टेबल पे रखें क्योंकि हमारा फ्लड्स आया है, फ्लड्स का बड़ा नुकसान हुआ है और उस पर हमें पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो आप 10-15 से $20 बिलियन टेबल पे रखें ताकि हम इस हम से निकलें। प्रोएक्टिवली बात करें ना यार, तो ये करें। उसके बाद आपने, क्योंकि जब आप इसको ये रेट को कम नहीं करेंगे, ये डिस्पैरिटी है बिटवीन ऑफिशियल रेट एंड हवाला रेट, तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। ये 14% जो है 15% की जो रिडक्शन हुई है इसमें अपना रेमिटेंस में, मैंने कल कैलकुलेट किया, ये मतलब $4.5 बिलियन आपकी रेमिटेंसेज इस साल कम हो जाएंगी। तो वो आपका गैप और बढ़ जाएगा, आपको और मुश्किल पड़ जाएगी। तो प्रोएक्टिवली आप बात करें ना यार। तो ये चीज़ इनको नज़र नहीं आ रही। अच्छा सर, एक चीज़ और, ये डिफ़ॉल्ट जो एक टर्मिनोलॉजी है कि पाकिस्तान खुदा ना ख्वास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, ये बेसिकली है क्या, एक लेमैन के लिए अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें? देखें, इसके बीच में ये है जो आपने लोन्स लिए हुए हैं, और लोन्स आपने कई तरीके से लिए होते हैं जी। आपकी मल्टीलैटरल, जिसमें IMF है, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह, AIIB वगैरह जो हैं जी, ये मल्टीलैटरल जिनको कहते हैं, इनसे जो आपने पैसे लिए हैं। उसके बाद आप बायलैटरल, मतलब आपने अपने मुल्कों से, मतलब चाइना से लिए हैं, आपने जर्मनी से लिए हैं, आपने UAE से, सऊदी से, ये बायलैटरल जिसको कहते हैं। तो बायलैटरल, फिर आपने मार्केट में जाके यूरो बॉन्ड्स किए होते हैं, सकूक्स किए होते हैं, फिर आपने कमर्शियल बैंक से पैसे लिए होते हैं शॉर्ट टर्म में, और 6 महीने के, 9 महीने के, ये सारा कुछ जो है ये इसको आप कहते हैं लोन्स, ऑब्लिगेशन। इसके ऊपर अगर आप डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वो फिर इसके ऊपर उसको आप कहते हैं कि आप डिफ़ॉल्ट में चले गए हैं। अब हम जो कह रहे हैं टेक्निकल डिफ़ॉल्ट क्या है और या इम्प्लॉयड डिफ़ॉल्ट क्या है, वो ये है, अब कई ऐसी आपकी कमिटमेंट्स हैं जो आपने की होती हैं, जिस तरीके से आपने एयरलाइन कंपनी से की हुई थी, आप टिकटें भेज दें जी, उसके बाद जो हम आपको पैसे देंगे, एमिरेट्स है या जिस तरीके टर्किश है, टर्किश का भी मेरे ख्याल में $24-25 मिलियन फंसा हुआ जी। तो इस किस्म की सी फ्रेट वाली हैं, वो आपका सामान ले जाती हैं, आप उनको डॉलर में पैसे देते हैं। इसी तरीके से जो फॉरेन कंपनीज यहाँ हैं, वो जब प्रॉफिट बनाती हैं तो आप उनको, वो कहते हैं हमें प्रॉफिट वापस लेके जाना दें, वो होता है। इस तरह की ये कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम डिले कर रहे हैं पेमेंट्स। तो एक किस्म से हम टेक्निकल डिफ़ॉल्ट में उस तरह चले गए हैं, बट इसको आप डिफ़ॉल्ट नहीं कह सकते, आप इसको बेसिकली टेक्निकल डिफ़ॉल्ट ज़रूर कह सकते हैं। लेकिन इससे मुल्कों में क्या होता है कि एक किस्म से जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका एतबार ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और जिस तरह आपने देखा होगा कि इंसुलिन बनाने वाली कंपनी बंद होकर चली गई है जी। इसी तरीके से आपके टेलीनॉर बेचना शुरू कर दिया उसने। इसी तरीके से बाकी जो कई फॉरेन कंपनीज जाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये जो है, और आपकी अपनी कंपनीज जो हैं वो पैसा निकाल के वो बाहर चली जाएंगी ताकि उनको पता कि यहाँ जो है हमारे लिए हालात मुश्किल होंगे। ये ट्रस्ट डेफिसिट कितना इंपॉर्टेंट होता है? ट्रस्ट होना किसी गवर्नमेंट के ऊपर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, और अगर वो नहीं है तो उसके कितने नुकसानात होते हैं?
बहुत नुकसान होता है यार। ट्रस्ट के ऊपर तो काम चलता है। ये हो ही नहीं सकता कि अच्छा क्यों ट्रस्ट के ऊपर काम चलता है, क्योंकि देखें जी आपने माहौल क्रिएट करना है कि ये मुल्क सेफ है, यहाँ आप इन्वेस्टमेंट करें, जब आपके प्रॉफिट बनेंगे आप वो भी लेके जा सकते हैं, आप अपने पैसे वापस ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, और यहाँ बैठेंगे तो आपके अच्छे पैसे भी बनेंगे। वो चीज़ जब आप वो देखते हैं कि ये नहीं हो रही तो नया पैसा तो आने से रहा, तो उनको वो देखेंगे कि यहाँ लोगों के साथ क्या हो रहा है, और जो एग्जिस्टिंग है वो कोशिश करेंगे कि अपने आप को यहाँ लिमिट करें और यहाँ से भागने की कोशिश करें। तो ट्रस्ट जो है इज एसेंशियल, इट इज़ द की। राइट। रूजवेल्ट होटल बड़ा आपको पता है कि हमारा असासा है अमेरिका के अंदर, और उसकी फ़रोख्त हो चुकी है। पहले तस्दीक नहीं कर रहे थे, वफाकी वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक साहब ने बोल टेलीविज़न की खबर को ही तस्दीक का निशाना बनाया, ऊपर से बोल को टारगेट किया कि हम लोग खुदा न खास्ता झूठ बोलते हैं। फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा आई, उन्होंने इसकी कंफर्मेशन की कि नहीं ऐसा नहीं है, हम बेच चुके। तो क्या उसका बेचना बचा सकता है पाकिस्तान को, या उसका बेहतर तरीके से रन करना पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता था, पाकिस्तान की मईशत के लिए? मुझे ये नहीं मालूम कि उन्होंने ये कंफर्म किया, बिकॉज मेरी इतला के मुताबिक ये बात तो चल रही है, लेकिन देखें अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी कि इनको किसको बेचा और कैसे बेचा है। बेशक इन्होंने एक अपना लॉ जो, क्योंकि इनकी अभी तो नेशनल असम्बली इन्होंने खुद अपनी बनाई हुई है और सेनेट में भी इनकी वो है मेजॉरिटी है, लॉ तो जो मर्जी कर लें, लेकिन अवाम इनको छोड़ेगी नहीं, बिकॉज ये हमारे नेशनल ये एक फैमिली सिल्वर है। अगर इस वक्त रूजवेल्ट को इन्होंने बेच दिया है तो कौम, मैं अभी कह रहा हूँ, कौम ये डिमांड करती है कि ये ट्रांसपेरेंसी के लिए हमें बताएं किसको बेचा है इन्होंने और किस कीमत पे बेचा है। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि रूजवेल्ट की क्या सिचुएशन है। रूजवेल्ट की सिचुएशन ये है कि उसको खाली करा दिया गया था, अब सिर्फ ज़मीन की वैल्यू है, और हमने ये कहा था कि इसके ऊपर हम जॉइंट वेंचर करके इसके ऊपर एक बहुत बड़ी इमारत बनाएंगे, और उसके वो या फ्लैट्स होंगे या ऑफिसेज होंगे या होटल होगा या कुछ दोनों तीनों मिल के भी हो सकते हैं, और उसके ऊपर हमारा जो FAR है, जो हमारा जो वहाँ हदूद अरबा है, उसके बेसिस पे मेरे ख्याल में 45 से 50 स्टोरी बन सकती है, आज जो है उससे डबल। और हम इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स हैं, जिस तरीके से वहाँ एक यूनियन स्टेशन है, उससे एयर राइट्स लेके हम उसको 70-80 फ्लोर पे लेके जा सकते हैं। तो हमारे तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस पे बन सकते थे। अगर इन्होंने बेचा है तो कितने पे बेचा ये, तो ये फैलमी। और मैंने ये भी सुनने में आया कि फ्रेंडली कंट्रीज को ये हमारे जो OGDCL PPL वगैरह के शेयर भी बेच रहे हैं। अच्छा। और ये हम और फिर कह रहे हैं कि जनाब हम क्या करेंगे कि इसको बाय बैक का राइट्स ले लेंगे। अरे भाई, ये कंपनियां वो हैं जिन्होंने 4-4 साल से हालांकि पैसे बना रहे हैं, सर्कुलर डेट की वजह से इनका लिक्विडिटी नहीं है, और लिक्विडिटी नहीं है तो इसलिए इन्होंने डिविडेंड नहीं दिए। तो इनकी जो मार्केट वैल्यू इस वक्त है वो बुक वैल्यू से आधी है। 100 रुपए की अगर मार्केट इसकी वो बुक वैल्यू है तो 50 रुपए पे आप उसके 10% डिस्काउंट पे अगर बेचेंगे तो 45 या 46 रुपए पे या 45 पे, तो वो लोग क्या करेंगे जिस वक्त ये वापस ऑब्वियसली इनकी डिविडेंड्स देना शुरू कर दिया, तो ये चीज वही फिर 100 से ऊपर चली जाएगी, और उसके ऊपर वो जाके आपको बेचेंगे। तो आपने जो 45 रुपए पे या डॉलर पे चीज बेची, वो आपको 110 115 पे आपने वापस खरीदनी है। ये कहाँ की मतलब ये इंसाफ नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। शौकत तरीन साथ मौजूद रहिएगा। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम रेमिटेंसेस की भी बात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान की मईशत को संभालने का अपना किरदार रहा है। खान साहब के दौरे हुकूमत में रेमिटेंसेस ओवरवेलमिंगली बड़ी तादाद में बढ़ी थी, और एकदम से अब देखें पिछले 6-7 महीने के अंदर बहुत नोज डाइविंग उसकी सिचुएशन है, ग्राफ है। क्यों? क्या मिसट्रस्ट है इस हुकूमत के ऊपर? लोग नहीं चाहते, और फिर हमारे इतनी बड़ी तादाद में यूथ बाहर जा रही है मुल्क से, उसकी क्या रीज़न है? बात करेंगे शौकत तरीन साहब से आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। सर, ब्रेक से पहले मैं सवाल छोड़ के गया था, 7.5 लाख के करीब पढ़े लिखे पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए हैं गुज़िश्ता 7 माह में। Isn't this alarming for this country, sir? एब्सोल्युटली। मैं इस पर आपको ज़रा एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं जिस वक्त सिटी बैंक में था और फार ईस्ट में काम करता था, तो जो हमारे ये मुल्क थे, थाईलैंड, सिंगापुर, उसके बीच में ये हांगकांग होता था, मलेशिया होता था, इसमें हम अपने वहाँ के जो बाशिंदे होते थे उनको चाहते थे कि वो टेक ओवर करें इन मुल्कों को, सीनियर मैनेजमेंट पोजीशंस लें, और उसमें एक शर्त ये होती थी कि इनको बाहर भेजा जाए ताकि एक किस्म से इनकी ट्रेनिंग हो सके। वो बाहर नहीं जाते थे, वो कहते हम अपने मुल्क को छोड़ के नहीं जाएंगे सर, हम यहाँ खुश हैं। और एक हम हैं जहाँ लोग धड़ाधड़ बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हम उनको पढ़ाते लिखाते हैं और उसके बाद वो जाके दूसरे मुल्कों की खिदमत करते हैं। ये तो इससे ज़्यादा एक किस्म से एक मुल्क का कत्ल जो है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और ये जो है ह्यूमन रिसोर्स ही हमारी एक ऐसी चीज़ है जो हमारा एक बहुत बड़ा एसेट है, और उस ह्यूमन रिसोर्स के पढ़े लिखे लोग अगर यहाँ से जा रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा। शौकत तरीन साहब, मुआशी बदहाली का आपकी नज़र में जिम्मेदार कौन है? ये वाली हुकूमत तो कहती है, मैं PDM की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि आपने गुज़िश्ता 4 साल दौरे हुकूमत में 4 वफाकी वज़ीर ख़जाना तब्दील कर दिया, कुछ नहीं किया, और फिर बाद में ये भी कहते हैं कि हमारे ऊपर ना डाला जाए, हमने गुज़िश्ता अदवार में इसको संभालने की कोशिश की। इसका ज़रा डायसेक्शन तो कर दीजिएगा। बहुत सिंपल है यार इसका डायसेक्शन। हमने जब संभाली हुकूमत हमारी PTI ने सर, उस वक्त $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था जी, उस वक्त रिजर्व ही कोई नहीं थे हमारे पास, और IMF का प्रोग्राम करना पड़ा, साथ कोविड हो गया जी। लेकिन बावजूद इसके हम लोगों ने जो तीसरा साल था और चौथे साल में जो ग्रोथ दिखाई इकॉनमी में, वो पिछले 17 साल में सबसे बेहतरीन थी। इसका मतलब है 5.74 तीसरे साल में और 6% जो है चौथे साल में, और उसके बीच में ऑल अक्रॉस, ये नहीं है कि सिर्फ एक ग्रोथ हो गई GDP में क्योंकि कोई एक सेक्टर बढ़ गया, नहीं, एग्रीकल्चर की हाईएस्ट ग्रोथ 4.4%, आपकी जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है 7.2% पे हाईएस्ट ग्रोथ, उसके बाद सर्विसेज 6.2 पर हाईएस्ट ग्रोथ, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 10.7% जो है ग्रोथ हाईएस्ट, यू नो, इन द हाईएस्ट जो हैं आपके एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन, हाईएस्ट रेमिटेंसेस, ये खुद इन्होंने छापे हैं। ये नंबर्स इन्होंने मई की 22 तारीख को जो इकोनॉमिक सर्वे किया वो छापे, इनको लिखना पड़ा कि ये ज़बरदस्त चीज़ें हैं। हालांकि विद अ हैवी हार्ट इन्होंने लिखा, वो जो मिफ्ता साहब ने साइन किया, लेकिन ये है इनके सामने है। अब ये कहते हैं और भी चीज़ कहते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब हमारे लिए तो आपने बारूदी सरंगें बिछा दी थी कि आपने फ्रीज कर दिया था तेल को और पेट्रोल को और बिजली को, और उससे जो है कि IMF जो है नाराज़ होकर चला गया और हमें फिर बड़ी मुश्किल पड़ी। अरे भाई, हमने नहीं भगाया उनको, हमारा वो जो नुस्खा था वो हमने पूरा फंड किया हुआ था, 100 बिलियन पर मंथ था, और वो पहले तो आयशा पाशा ने कहा है कि दिसंबर तक के सारे नंबर्स जो थे वो बिल्कुल ठीक थे। फरवरी में इन्होंने जब ये फ्रीज किया तो उस पर IMF नाराज़ हुआ। मैं सिर्फ इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो तो 100 अरब था, वो आप PSDP से पैसे लेके वो खर्च कर देते और आप फिर यू शुड हैव बीन ऑन ट्रैक। क्यों मतलब IMF नाराज़ हुआ? आपको तो उसको नाराज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, क्यों हुए नाराज़? वो इसलिए कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने आते ही नारा मारा, ये फिस्कल डेफिसिट जो है ये 2.6 ट्रिलियन तो है 9 महीने का, लेकिन पूरे साल का 6.4 ट्रिलियन होगा, मतलब है 3.8 ट्रिलियन 3 महीनों में करेंगे जी। जैसे उन्होंने ये कहा, जो बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट बिल्कुल अपसेट होगी। फिर उन्होंने कहा करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि 13.2 बिलियन था 9 महीनों में, उन्होंने कहा ये 22 बिलियन हो जाएगा। उन्होंने कहा वो हो बेड़ा गर्क। मार्केट ने कहा कि इसका मतलब $9 बिलियन इनको और चाहिए 3 महीनों में।
वो पूरी मार्केट नर्वस हो गई, IMF नर्वस हो गया, बिकॉज एक फाइनेंस मिनिस्टर इस किस्म की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जब देता है तो ये बारूदी सुरंगें इन्होंने अपने लिए बचा दी, क्योंकि उस वक्त तो ये हमें गंदा दिखाना चाहते कोशिश कर रहे थे। फिर हुआ क्या, वही जो इन्होंने कहा कि 6.4 ट्रिलियन हुआ, इन्होंने 900 अरब के और एक्सपेंसेस इधर उधर वाले भी डाले तो फिर भी 5.4 ट्रिलियन पे गए। ये 6.4 ट्रिलियन नहीं था। फिर जो इन्होंने कहा 22 बिलियन होगा, इन्होंने 1 बिलियन का तेल ज्यादा खरीद लिया जून में, फिर भी वो 17 बिलियन हुआ, 22 नहीं हुआ। इसका मतलब है ये सारा का सारा एक का झूठ का पलंदा था। उसकी वजह से इन्होंने हमारा तो कुछ नहीं किया, अपनी टांगें काट ली। अच्छा तरीन साहब, अब इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज के दिन की ये भी रही कि अब से कुछ देर पहले इसहाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए कमी का ऐलान किया है। आपको लगता है कि ये एज पर कमिटमेंट है रिलीफ, या जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइस है उसके हिसाब से ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं इन्होंने ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है? ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। और ये अभी मैं ये जो कैलकुलेशंस हम देखेंगे इसके ऊपर और कल कमेंट करेंगे, लेकिन हमारा ये ख्याल था कि 20-25 रुपए की जो है वो इनको कमी करनी चाहिए थी, क्योंकि जाहिर है कि जो प्राइसेस थी वो तकरीबन 75-76 डॉलर पे आ गई थी, और उसका इम्पैक्ट जो है उसका बेनिफिट है आम पब्लिक को मिलना चाहिए था। लेकिन मैं आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हम उसको पूरी तरीके से देखेंगे कि ये कितना होना चाहिए था। और ये तो मुझे तो लगता है 10 रुपए जो इन्होंने किया है वो इन पर प्रेशर था, क्योंकि मैंने कल ट्वीट की है, कई लोगों ने की है कि ये ज़रूर कम होनी चाहिए। तो ये इन्होंने वो ऊंट के मुंह में जीरा देने की कोशिश की है। सर गैस, सर्दियां आ चुकी हैं, गैस नायाब है, इनके पास पैसे नहीं है या इनकी नीयत नहीं थी खरीदने की LNG? नहीं जी, इनके पास तो पैसे ही नहीं है, और नीयत तो इनकी जो है वो आप नीयत का जो इनको पता चलता है, क्योंकि ये देखो ये जो इनकॉम्पिटेंस जो है इनकी वो तो अयां है कि जब ये आए अप्रैल में और लोड शेडिंग आते ही इन्होंने दबा के करना शुरू कर दी, तो इन्होंने एक ऐलान किया कि जुलाई के महीने के बाद लोड शेडिंग नहीं होगी। तो आपने देखा लोड शेडिंग चलती रही, बिकॉज ये जो फ्यूल है वो नहीं खरीद सके और इन्होंने इनकी इनकॉम्पिटेंस भी साथ थी। अब ये इनके पास जाहिर है कि LNG वगैरह के लिए पैसे नहीं हैं, और ये एक तो ये लोड शेडिंग कर रहे हैं गैस की जी, और एक अभी ये 45% इसकी गैस की प्राइसेस बढ़ा देंगे जी जी। तो एक तो आवाम जो है वो पैसे ज़्यादा देगी, और फिर ये है कि सर्दी के बीच में गैस भी नहीं होगी। अगला बजट अगर यही काबीना देती है वफाक का, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान की मईशत की हालत कहाँ तक जाएगी? और अवाम ख़ास तौर पर जो इस वक्त रिलीफ की तवक्को रखे हुए हैं, अगर पेट्रोल की कीमत 10 रुपए और डीजल 7.5 रुपए कम हुआ है, आप कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, इसका कोई इम्पैक्ट आएगा इन्फ्लेशन के ऊपर? देखिए जी, 10 और 7-7.5 रुपए का इम्पैक्ट तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर होगा, लेकिन वो ऑफसेट हो जाएगा। वो ऑफसेट, क्योंकि ये इन्होंने वक्ती ये किया है प्रेशर हटाने के लिए, क्योंकि इन पर बहुत प्रेशर है इस वक्त, क्योंकि इन्होंने गैस की प्राइसेस बढ़ा देनी। और जो मार्केट के बीच में प्याज जो है वो 230 रुपए पे बिक रहा है, टमाटर 280 पे बिक रहा है, आटा जो है वो 25-30 रुपए का किलो है, घी जो है वो 400-500, जब हम छोड़ गए थे 400-500 रुपया फी केजी ज़्यादा हुआ है। जो ये सारी जो चीज़ें हैं इन्होंने इन्फ्लेशन का ऊपर रखा हुआ है, तो ये तो कुछ तो है। आप जो बजट के वक्त में जो करने की कोशिश करेंगे वो मैं बताऊं क्या होगा सर। इस वक्त ऑलरेडी जो हम देख रहे हैं कि ये कह रहे थे ये 2% हमारी GDP ग्रोथ करेगी, मैं आपको अभी कह देता हूं कि नेगेटिव ग्रोथ होगी। आपकी GDP 6% पिछले साल बढ़ी थी, इस दफ़ा नेगेटिव होगी, माइनस होगी। उससे ये है क्या होगा, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और बंद होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, इन्फ्लेशन तो है ही है सर। तो एक किस्म से लोग जो हैं वो जो जिनकी कमर तोड़ चुके हैं, तो अभी इन्फ्लेशन की वजह से जब उनके पास नौकरियां ही नहीं होंगी और उनकी आमदन नहीं बढ़ेगी, कम होगी, तो आप अंदाजा करें कि क्या क़यामत होगी पाकिस्तान में। राइट सर, सूरत हाल का सलूशन, आई मीन जाहिर है इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता कुछ भी,
कोई आपके पास वो जादू का चिराग तो है नहीं कि आपने रगड़ा और सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। पिछले 7-8 महीने में जो मुल्क में हो चुका है, अगर इस वक्त भी इंतखाबात का अनाउंसमेंट हो जाए, अगले 3 महीने में इंटरम सेटअप आए, इंतखाबात हो, नई हुकूमत आए, आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा इस डेंट को रिपेयर करने में? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा है कि अभी इस वक्त हमें समझ जाना चाहिए, खान साहब जो कह रहे थे, इमरान खान साहब, मैं जो कह रहा था कि जनाब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ब्रीड करेगी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को, सर वो ये अभी नहीं माने, अब इनको बिल्कुल तस्लीम कर देना चाहिए और इलेक्शन जो हैं वो इनको बुला लेने चाहिए। और उसमें जब इंटरिम गवर्नमेंट आएगी तो इंटरिम गवर्नमेंट से ये होगा कि थोड़ा सा इन्वेस्टर्स जो हैं, बाहर की मार्केट्स जो हैं, बाहर के दोस्त ममालिक जो हैं, उनका ज़रा भरोसा आएगा कि देखें वी आर मूविंग टूवर्ड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब जब हुकूमतें आ जाएंगी, एक परमानेंट हुकूमत आ जाएगी जो अगले 3-4-5 महीनों में सर, तो वो जो है लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकती है। और उसमें ये है कि आपका जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है जब वापस आएगा तो आप नॉट ओनली बायलैटरल्स को आप वो कर सकते हैं सर, आप जाके मतलब ये है कि जो मार्केट्स हैं उसको टैप कर सकते हैं, आप ये रशियन ऑयल भी कर लेंगे, आप जो हैं जाके इसकी रिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं डेट की, क्योंकि वो करनी है। बिकॉज इस साल भी अगर पूरा भी कर लिया आपने पैसे, अगले साल के पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आपका सवाल कि कितना टाइम लगेगा, देखें ये आसान काम नहीं होगा। कोई भी हुकूमत होगी, हमारी हुकूमत भी होगी, उसको ये नहीं कि 2-3 महीनों में छूमंतर हो जाएगा। ये कम से कम 1.5 साल लगेगा। इस जो गंद ये करके गए हैं, जिस गड्ढे में हमें डाल के जा रहे हैं, उसमें से निकलते निकलते सर, इसहाक डार साहब फरमाते हैं कि IMF की नई किस्त के तमाम मामलात पूरे कर लिए हैं। अपेरेंटली उनकी बात आपको कितनी वजन वाली लगती है कि वाकईतन ऐसा हो गया होगा? मुल्क की मईशत की हालत है और ट्रस्ट डेफिसिट है। देखें ये वो IMF जो है वो पहले कह रहा है कि भाई हम जनवरी के बीच में बात करेंगे, तो अभी तो दिसंबर जो है वो नहीं ख़त्म हुआ। तो और वो ये ज़ाहिर है उनके 1-2 अहदाफ हैं जो इन्होंने पूरे करने हैं। सबसे बड़ा जो हदफ है वो ये कह रहे हैं 800 कम से कम 800 बिलियन रुपए के नए टैक्सेस लगाएं। वो नए टैक्सेस इनको लगाने पड़ेंगे। दूसरा, इन्होंने अभी ये जो अभी आज 10 रुपये और 7 रुपये कम किया है जी, आप देखेंगे इसके ऊपर भी उनका मुश्किल होगी, क्योंकि इन्होंने 850 अरब रुपए के PDL करना है। ये इस 5-6 महीनों में इन्होंने आधा करना था ना उसका, ये 1/4 भी नहीं किया इन्होंने, शायद उतना ही किया हो। तो वो अगर इन्होंने जो वो कहेंगे ये पैसे आप जो यहाँ से छूट दे दी आपने आज, तो ये कहाँ से लेके आएंगे? तो मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि IMF के साथ इनके जो मामला तय हो जाएंगे। हालांकि IMF ने परसों कहा है कि हमारी डिस्कशन चल रही हैं, तो लेकिन जिस तरह मिफ्ताह ने भी कहा है कि IMF के साथ अगर आप अभी IMF प्रोग्राम में हैं तो आपको उनके साथ चलना पड़ेगा। राइट सर, रेमिटेंसेस कम होने की वजह और बहुत ज़्यादा हद तक कम होने की वजह आपको क्या लगती है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या मिसट्रस्ट ऑफ द ओवरसीज पाकिस्तानीज ऑन दिस गवर्नमेंट? नहीं, देखें इसमें अर्की भाई मैं आपको सीधी बात बताऊं सर, ये रेमिटेंसेस क्या हैं? ये वर्कर्स रेमिटेंसेस हैं। ये जो बाहर के हमारे लोग गए हुए हैं वो जब पैसे भेजते हैं घर गृहस्थी के लिए जी, तो मजबूरी के तहत भेज रहे हैं वो, और वो भेजते रहेंगे। उसमें कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात नहीं है। ये पाकिस्तानीज हैं। वो क्यों कम हो रही हैं? इसलिए कम हो रही हैं जिस तरह मैंने पहले बताया था कि 224 रुपए का रेट ऑफिशियल है और 260 रुपया उनको हवाले में मिलता है। उन्होंने यहाँ टैक्स रिटर्न तो नहीं देनी ना यार, वो 260 पे क्यों ना भेजे? तो उनमें से कई लोग हैं जो अब ये मतलब स्विच करना शुरू कर दिया है जिन्होंने। और अगर ये रेट इसी तरह ही डिस्पैरिटी रही बिटवीन ऑफिशियल ये इंटरबैंक और ये हवाले के, तो आप देखेंगे ये और गिरती जाएंगी रेमिटेंसेस और गिरती जाएंगी और उसकी वजह से मजीद डेंट लगेगा इकॉनमी को। वेरी राइट जनाब शौकत तरीन साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, एक्सक्लूसिवली जो हमारी इस नेशनल डिबेट का हिस्सा बने। सर आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो की है, लेकिन शौकत तरीन साहब कहते हैं कि ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर है।
हुकूमत इन एक्चुअल आवाम का रिलीफ झटके में खा गई है और यह बहुत बड़ी बात है। हालांकि रिलीफ देना चाहिए था, जिसके लिए महंगाई मुकाओ मार्च करके हुकूमत में आए थे। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाजत दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। हम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।